हेलो क्लास। वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। वो केस स्टडी से चर्चा को शुरू कर रहे हैं। सेकंड केस स्टडी पढ़ते हैं पहले। वो आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आपको ऑर्गेनाइजेशन का टाइप आइडेंटिफाई करना है। सर या तो आंसर फॉर्मल होगा या इनफॉर्मल होगा। केस अभी आपने पढ़ा भी है ये पूरा का पूरा। सर लंच टी टाइम में ही डिस्कशन हो गया था फाइनेंस मैनेजर और सेल्स मैनेजर का। चाय पे ही चर्चा हो गई भैया। ब्रेक लेने के लिए बैठे थे दोनों, वहीं पर चर्चा करी, वहीं पर बेटा एक्सपेंडिचर को रिड्यूस करने के प्लान बन गए। सर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होगी? ये तो कोई फॉर्मली डिजाइंड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। लंच टाइम में टी टाइम में चर्चा कर रही है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? इनफॉर्मल। सिंपल था केस से। बिल्कुल आगे बढ़ाते हैं बात को। बाबू कहते हैं आइडेंटिफाई द कंसेप्ट फॉलोड बाय कविता घई विच हेल्प टू ओपन द न्यू ब्रांचेस ऑफ द रेस्टोरेंट। ऑल्सो एक्सप्लेन ब्रीफली द टू पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। सर ये जो भी कंसेप्ट होगा इसकी दो एडवांटेज भी लिखनी है। ऑल्दो सर देखो, जब ये वर्ड आता है ना आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, सर पूरी बिजनेस स्टडीज है, पता नहीं कितने कंसेप्ट पढ़ेंगे हम, इसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर पता हो ना ऑर्गेनाइजिंग है तो शायद बहुत आसान होगा। ठीक है जी, मैं ऐसे बता देता हूँ, जब भी ये पूछता है ना आइडेंटिफाई द कंसेप्ट, ज़्यादातर आंसर डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन में से होता है। अगर ये पता लग जाए कि बात ऑर्गेनाइजिंग की चल रही है, खैर कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ो। बाबू मैंने अभी 4 हिंट दिए थे। 4 हिंट है डिसेंट्रलाइजेशन के। केस स्टडी डेलीगेशन हो या डिसेंट्रलाइजेशन एक ही तरीके से शुरुआत होती है। लेकिन अगर आपको 4 हिंट में से कोई भी हिंट मिल जाए तो आप लिख देना आंसर डिसेंट्रलाइजेशन। हिंट क्या है? सेलेक्टिवली डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, या डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड ज्योग्राफिकल एरिया, या वेरियस लेवल्स। वेरियस लेवल में पावर बटी हुई है, या डिस्पर्सल है अथॉरिटी। डिस्पर्सल का मतलब ये होता है डिस्ट्रीब्यूशन ओवर अ वाइड एरिया। सर वेरियस लेवल में बटे या डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी, ये भी डिसेंट्रलाइजेशन का हिंट है। ऑटोनोमस प्लान या इंडिपेंडेंट चार्ज, ये भी हिंट डिसेंट्रलाइजेशन का है। फिलहाल फटाफट से केस पढ़कर बताओ। सर केस पढ़ा आपने? शुरुआत वहीं से है। सारे डिसीजन कविता गई अकेले लेती थी, फिर कहीं ना कहीं इम्प्रैक्टिकल हो गया उसके लिए सारे काम को संभालना। फिर कहीं ना कहीं उसने एक पर्सन को जीएम अपॉइंट करा, उसे कहा हायर कर सकते हो स्टाफ को, कुछ ना कुछ पावर दे दी बेटा। पर कहीं पर भी वो चारों वर्ड में से कोई भी वर्ड नहीं दिखा। आंसर इज डेलीगेशन। दो इंपॉर्टेंस लिखनी है, लिख दोगे, 6 याद कराई है मैंने तो। अब वो आगे बढ़ाते हैं। From the above info, identify the organizational structure adopted by YUMCO and state any 3 advantages of structure so identified. बाबू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना है और उसकी 3 एडवांटेज। ठीक है जी सर, या तो फंक्शनल होगा आंसर या डिविजनल होगा, और 3 एडवांटेजेस भी लिखनी है। ठीक है जी बाबू, पढ़ना शुरू करो आप। सर कौन सा स्ट्रक्चर है? फंक्शनल डिवीजन? फंक्शनल है? कोई हिंट आयुष? बस एक इनफ्लेक्सिबिलिटी हिंट है। 4-5 हिंट है मेरे हिसाब से तो। पता नहीं तुम क्या पढ़ते हो भाई। सेकंड लाइन पढ़ना एक बार। दे आर एफिशिएंट मैनेजर्स एंड आर एबल टू मोटिवेट द एम्प्लॉइज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट टू इंप्रूव परफॉर्मेंस। सर डिपार्टमेंट की बात चल रही है, यहाँ देखना इंटरेक्शन बिटवीन द डिपार्टमेंट्स। यहां देखना ऑफ देन देयर आर इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स। इंटर डिपार्टमेंटल लड़ाइयां चल रही हैं। सर याद है कन्फ्लिक्ट्स भी तो एक हेडिंग थी लिमिटेशन में, नहीं थी? सर सारी बात तो डिपार्टमेंटल चल रही है, तुम्हें इनफ्लेक्सिबिलिटी इतनी दूर जाके नजर आया, पहले कुछ नजर नहीं आया? भाई गर्मी बहुत ज्यादा हो रही मुझे भी पता है, लेकिन थोड़ा मूड भी रखो कि पढ़ना है, ऐसे नहीं चल सकता सिस्टम। चलो जी बाबू, क्लियर कट आंसर था फंक्शनल स्ट्रक्चर। 3 एडवांटेज लिखनी है, वो लिखी जाएंगी। बाबू ये क्वेश्चन नहीं है, ये स्टाफिंग का क्वेश्चन है। आओ जी, आइडेंटिफाई एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द कंसेप्ट।
अगर ऑर्गेनाइजिंग का क्वेश्चन है तो पता है मेरे को आंसर या तो डेलीगेशन होगा डिसेंट्रलाइजेशन। 4 इंपॉर्टेंस के पॉइंट भी लिखने हैं, इंपॉर्टेंस लिखी जाएगी अगर डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन आइडेंटिफाई हो गया तो। पढ़ना क्वेश्चन, फटाफट से क्वेश्चन पढ़ेंगे सारे। बड़ा आपने सर सेकंड पैराग्राफ बहुत बड़ा हिंट। बाबू केस स्टडी की शुरुआत तो हमेशा ऐसी होती है ना डेलीगेशन या डिसेंट्रलाइजेशन की। ही फाउंड दैट द वॉल्यूम ऑफ वर्क मेड इट इम्प्रैक्टिकल फॉर हिम टू हैंडल ऑल द वर्क बाय हिमसेल्फ। कि सारे काम खुद से संभल नहीं रहे। मैंने बताया बेटा हर केस स्टडी की शुरुआत ऐसी होगी, काम ही नहीं संभल रहे उससे सारे। अब कहीं ना कहीं पावर बांटनी पड़ेगी, मल्टीपल लेवल में बांट देगा तो डिसेंट्रलाइजेशन, एक आध लेवल में बांटेगा तो डेलीगेशन। इसके बाद आपने केस पढ़ा होगा, कहीं पर भी वो चारों में से कोई हिंट नहीं था जो मैंने बोला। आंसर इज डेलीगेशन। 4 इंपॉर्टेंस लिखनी है वो लिखी देंगे। सबसे कमाल केस स्टडी पूरी ऑर्गेनाइजिंग की, सबसे कमाल। पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लो, शुरू की 2 पढ़ लेना। ऑर्गेनाइजिंग की इंपॉर्टेंस मैंने अभी नहीं कराई, सिर्फ आप 2 रिक्वायरमेंट पढ़ लो। Identify and state the step of organizing process which has not been carried out properly contributed to this problem। कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप, ऐसे नहीं लिखा हुआ, एक स्टेप कौन सा आपने सही से नहीं प्रॉपरली नहीं किया जिसकी वजह से प्रॉब्लम अराइज हुई। ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप याद कराना, आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, डिपार्टमेंटलाइजेशन, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। पता लग जाएगा क्या स्टेप गड़बड़ है, आप पढ़ोगे किस तो ढंग से पता लगेगा। कहते हैं स्टेट दैट 2 स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस व्हिच हैव बीन टेकन बाय कानापोती टू रिस्पॉन्ड टू द कंप्लेन ऑफ रामदास। बाद में कानापोती ने ऑर्गेनाइजिंग के कौन से 2 स्टेप्स पूरे कर दिए रामदास की कंप्लेन के बाद। अच्छा जी, केस पढ़ो। पढ़ लिया सबने? मुझे नहीं पता क्या समझ में आया होगा, पर ये तो पता है कि डेटा बहुत सारे हैं, भर भर के डेटा है। मैं पढ़ूंगा आपके साथ केस, लेकिन शुरू की 5-6 लाइनें नहीं, शुरू की 5-6 लाइनें मैं ऐसे ही क्लियर कर देता हूँ। बाबू रामदास एक एम्प्लॉई है, एविएशन कंपनी में काम करता है, 49 ईयर्स उसकी एज है। वो सीनियर है अपने डिविजनल मैनेजर से भी, एविएशन डिवीजन का एक हेड है, उससे भी सीनियर एक एम्प्लॉई है रामदास। सर हो सकता है कि नहीं हो सकता कि डिविजनल मैनेजर की 40 हो और उसमें जो काम कर रहा है एम्प्लॉई वो 49-50 साल का हो तो सकता ही है। तो वो क्योंकि वो सीनियर भी और सारे काम ढंग से करता है तो उसको ना ज्यादातर काम उसकी चॉइस के दिए जाते हैं। उन्होंने कहा ये मेरी चॉइस है। विराट कोहली कैप्टन नहीं है, अगर वो कहते हैं ना मैंने नंबर 3 पे बैटिंग करनी है या 5 पे या 7 पे तो वहीं बैटिंग करेगा। MSD चाहे CSK का कैप्टन नहीं है, जहाँ कहेगा वहां बैटिंग करेगा कि नहीं करेगा सबको पता है, ठीक है ना। यही होती है ना सीनियरिटी, करते हैं ना बाबू यंगस्टर भी रिस्पेक्ट सीनियरिटी की, तो यही हालात है। ठीक है जी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक नया एम्प्लॉय आ गया नागार्जुन, जिसकी एज 33 साल है। ठीक है जी, अब यहां से मैं पढ़ूंगा लास्ट तक नाम से पढ़ूंगा। कहता है नागार्जुन प्रीवियस 3 year experience in a closely related work made it possible for him to catch on the routine work of his new job more rapidly than was customary for new employee। बाबू नागार्जुन ने ना पिछले 3 साल जैसा काम किया है इस कंपनी में भी बिल्कुल वैसा काम है, तो उसने इतनी आसानी से संभाल लिया उस काम को कि नॉर्मल एम्प्लॉय को उस काम को सीखने में टाइम लगता है, पर उसको टाइम नहीं लगा। अच्छा जी, कहता है ऑन सेवरल ओकेजन कानापुती नोटिस दैट द टेंशन डेवलपिंग बिटवीन द 2 एम्प्लॉयज। बाबू कई ओकेजन पे कानापुती ने देखा कि 2 एम्प्लॉय के बीच में ना टेंशन बढ़ रही है। वो 2 एम्प्लॉय कोई और नहीं बेटा नागार्जुन और रामदास है। ठीक है, नागार्जुन जो अभी आया 33 साल का, रामदास जो पहले से काम कर रहा है 49 साल का। कहता है however he did not want to get involved in their personal issue as long as work was completed effectively and efficiently by them। कहता है वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लड़ रहे हैं तो लड़ते रहे, लेकिन जब तक ऑर्गेनाइजेशन का काम एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो रहा तो वो क्यों आए, आगे बढ़ो जी। कहते हैं वन डे द टेंशन बिटवीन देम रीच द बॉइलिंग पॉइंट and Ramdas complained to Kanaputi stating that his duties were largely taken over by Nagarjuna। बाबू एक दिन टेंशन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच गई, लड़ाई झगड़ा हो गया। रामदास ने क्या कंप्लेंट करी कानापुती से
कि उसकी ज्यादातर ड्यूटीज कौन ले रहा है, नागार्जुन ले रहा है। अच्छा जी, कहता है कानाबोती issued the order stating that the clear allocation of job and the related duties between the two। कानाबोती ने अब क्लियर ऑर्डर दे दिया लिखकर कि किसकी जॉब क्या रहेगी, क्या किसकी रिलेटेड ड्यूटीज हैं, दोनों को क्लियर नोटिस दे दिया। He further clarified the working relation between them by specifying who was report to whom। ये भी बता दिया कौन किसको रिपोर्ट करेगा। ठीक है जी। अब सर पहले पूछा गया कौन सा ऑर्गेनाइजिंग का स्टेप प्रॉपरली परफॉर्म नहीं हुआ था। अगर समझ रहा हो तो आंसर तो आगे आना चाहिए था। अब तक असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, पहले ड्यूटीज नहीं बटी हुई थी। ये देख लो रामदास ने क्या कंप्लेन करी थी कानाबोती को कि हिज ड्यूटीज वर लार्जली टेकन ओवर बाय नागार्जुन। उसकी ज्यादातर ड्यूटी नागार्जुन पूरी कर रहा है, आपने ड्यूटी कहीं क्लैरिफाई नहीं कर रखी थी। और उसके बाद कहता है कौन से दो स्टेप ठीक कर दिए रामदास की कंप्लेन के बाद। बाबू उसने एक तो क्लियर एलोकेशन कर दिया जॉब का, यानी कि भाई क्लियरली एलोकेट कर दी जॉब, सबको रिलेटेड ड्यूटीज बता दी, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटी। और बाबू वर्किंग रिलेशनशिप भी क्लियर कर दिया, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। क्लियर हुआ केस? पूरी ऑर्गेनाइजिंग का सबसे बढ़िया केस लगता है मेरे को। चलो खैर, मेरे लगने ना लगने से तो क्या ही होता है। बाबू आगे बढ़ाते हैं बात को। आइडेंटिफाई एंड स्टेट द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मेंशन्ड इन अबव पैरा। अच्छा जी, फॉर्मल यानी फॉर्मल में से आंसर होगा। स्टेट वन फीचर ऑफ द कंसेप्ट आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए एज मेंशन्ड इन द अबव पैरा। बाबू एक फीचर लिखना है, लिखा जाएगा। व्हाट वाज द पर्पस बिहाइंड द फॉर्मुलेशन ऑफ रूल्स फॉर द एम्प्लॉइज दैट रेस्ट्रिक्टेड देयर पर्सनल कम्युनिकेशन विद द एम्प्लॉइज ऑफ अदर डिपार्टमेंट। कहता है आपको ऐसा क्यों लगता है कि रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, ताकि एक एम्प्लॉय पर्सनली कम्युनिकेशन ना कर सके दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय से। सर इसका कोई केस से लेना देना नहीं है, जनरल बात है, हम ऐसे बता देते हैं। सर ऑर्गेनाइजेशन का टाइम रिसोर्सेज बर्बाद ना हो, इसलिए बनाए जाते हैं रूल्स। अगर एक डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय अपनी पर्सनल बातें करेगा दूसरे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय से, तो ऑर्गेनाइजेशन का तो यार रिसोर्सेज समय खराब ही हो रहा है ना, इसलिए तो बनाए जाते हैं रूल्स कि समय खराब ना हो। और अगर आप बहुत अच्छा सोचते हो, जब इसने बात करी ना कि रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, तो मुझे पता लग गया कि आंसर फॉर्मल होगा। और ये बात आप चाहे केस पढ़कर देख लो, कहीं ना कहीं रूल्स रेगुलेशन की बात हुई होगी, रूल्स रेगुलेशन पे बनी हुई एक ऑर्गेनाइजेशन की बात होगी, और बाद में एक फीचर लिख देंगे। केस आप पढ़ लो, आपको आंसर मिल जाना चाहिए, फॉर्मल है, पढ़ना फटाफट से। मिल गया होगा आंसर, आखिरी की 4-5 लाइनें पूरी हिंट है। He issued instruction that during working hours only official matter will be discussed। Working hour में सिर्फ official matter। He made certain rules and code of conduct for the employee to follow, according to which employee are not allowed to visit and talk to the employees of other department। तो सारे हिंट हैं फॉर्मल के। चलो जी आगे बढ़ाते हैं बात को। बेटा केस स्टडी का आंसर आना चाहिए बिना केस पढ़े। Identify the type of organization which permits Stilo Limited the flow of communication in all the direction। ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जिसमें किसी भी डायरेक्शन में बात कर सकते हो? इनफॉर्मल। क्यों पढ़ूं मैं केस? कहता है स्टेट अनदर एडवांटेज ऑफ द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए अबव। कहता है इसकी अनदर एडवांटेज लिख दो, यानी कि एक एडवांटेज का डिस्कशन केस में हो रखा होगा, इसके लिए केस पढ़ना पड़ेगा। बाबू वैसे मैं बता देता हूं, शायद लास्ट पैरे में ही होगा, बाकी आप पढ़ो एक बार, मैंने देख लिया। सर आखिरी की 4 लाइन में ही सब कुछ है। 2 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र है, एक स्टीलो लिमिटेड का, एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का। कहते द ओनली डिफरेंस वाज दैट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन टुक प्लेस ओनली थ्रू द स्केलर चेन। किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन सिर्फ स्केलर चेन से होता है, whereas Stilo Limited was allowing the flow of communication in all the direction as per the requirement, which led to the faster spread of information। सर ये है मेरिट एडवांटेज। सर फास्टर कम्युनिकेशन एडवांटेज है, मुझे अनदर एडवांटेज बतानी है, कुछ भी लिख दो। फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड या फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं?
बाबू आज का लास्ट केस करेंगे, अब पढ़ना आपने, फटाफट से आंसर देना जल्दी। जिसने केस पढ़ा पागल है वो, बहुत बड़ा। नेम द फ्रेमवर्क विच द डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन शुड अडॉप्ट। पहले ही उसने बोल दिया डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है। आपको पता है ना डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है उन्हें तो बोलते हैं डाइवर्सिफाइड। तो बाबू उसने खुद बोल दिया डाइवर्सिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सा फ्रेमवर्क फॉलो करना चाहिए? डिविजनल स्ट्रक्चर। केस क्यों पढ़ रहे थे? दो लिमिटेशन वो बताई दो। ठीक है जी, रखते हैं आज के लिए इतना ही है प्यारे बच्चों, बाय बाय।